शुरू होती है काली अंधेरी उस बरसात की एक रात से। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थी जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज करके गुजरती थी। गांव के छोटे से घर में कोने में सुमन कांपते हुए बैठी थी। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ चुके थे। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट की आवाजें आ रही थी। कंचन, सुमन की बहू, जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि सुमन को परेशान किया जा सके। सुमन ने कमजोर आवाज में कहा, बहू थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी मिल जाएंगी तो रात कट जाएगी। कंचन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए अभी कुछ नहीं है। जो थोड़ा बचा है वो सोहन जी के लिए है। आप खुद को संभालो। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन सुमन भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी बहू कंचन से अपने लिए फिर से खाना मांगा। अब खाना ही खाती रहती है, यहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने जो बनाया था वो सब खत्म हो गया। खाना खाना, पता नहीं इस बुढ़ापे में भी कितना खाना चाहिए इनको। पेट है या कुआं? अरे इस बुढ़िया ने तो परेशान ही कर दिया है। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। अगले दिन कंचन ने एक चाल चली। जब सोहन दोपहर में घर आया तो वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें लाल कर ली और कांपती आवाज में सोहन से कहा, सोहन जी, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे अपने मायके जाना है। क्या हुआ कंचन? ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने माँ जी से कहा कि खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? रुको, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। ये सब सुनकर सोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप कंचन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। झूठ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सोहन बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। कंचन ये सब झूठ बोल रही हैं। झूठ? तो अब आप मुझे झूठा भी कहोगे? सोहन ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। तुम दोनों अब शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पे जाने का समय हो गया है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सोहन जी इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि ये कोई गलत कदम उठाए और हमें इसे निकालने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप हर वक्त बस खाना ही खाती रहती हो। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी मदद नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब सुनकर सोहन अपने कमरे से बाहर आता है। कंचन उसके पैरों की आहट सुन लेती है और जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हे भगवान, इस औरत ने मुझे इस उम्र में थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, अब तू ही इंसाफ कर। क्या? बहू, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसी शोर मचा रखा है? देखिए ना सोहन जी, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सोहन पागलों की तरह चिल्लाया। माँ, आप कंचन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने उसे थप्पड़ तक मार दिया है। ये कैसा व्यवहार है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है।
मैंने कभी कंचन बहू को छुआ तक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सोहन जी, माँ जी अब मुझे झूठा भी ठहरा रही है। बस माँ, आपकी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है, आप आज ही यहाँ से चली जाए। बेटा, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बरसात में मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? अभी सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, ये मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इस घर से बाहर निकलो। अरे सोहन, ये तुम्हारी माँ है, क्या तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगी। आप चुप रहिए। ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के मामलों में बाहर वाला कोई कुछ बोले। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी ज़रूरत होती है? ये घर ही तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। आज तुम सब कुछ मुझसे छीन रहे हो। लेकिन सोहन ने अपनी माँ की एक न सुनी। उसने अपनी माँ को घर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अनचाहा सामान फेंक रहा हो। इस घर को मैंने और सोहन के पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। आज वही घर सोहन और उसकी बहू ने मुझसे छीन लिया। लगता है मेरा वक्त ही खराब है। बेचारी सुमन रोते हुए भारी कदमों से अपने घर से चली जाती है। सुमन रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इतने में एक गांव वाला सुमन के पास से गुजरता है। सुमन बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिसके कारण वो ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस ठंड से बच सकूं। अरे माँ जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और। तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। सुमन निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठी रही। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। वो रात भर सर्दी से लड़ते हुए वहीं बैठी रही। सुबह होते होते सुमन की हालत और खराब हो गई। बेटा, कृपा करके एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बुढ़िया, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो जब कुछ सामान मिले। बेटा, मेरी मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लेके रहूंगी? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। सुमन दुकान के बाहर खड़ी हुई कांपती रहती है। उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी और चुपचाप वापस लौट जाती है, जैसे वो इस दुनिया में अकेली हो। अब मैं क्या करूं? कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ही बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिस घर को खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोना तक नहीं है। ये कैसी हालत बना दी मेरे बेटे ने मेरी। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो उठती है और दूसरी दुकान की तरफ जाने लगती है, जहाँ से वो कुछ खाने की उम्मीद करती है।
वो धीरे धीरे चलते हुए गांव की मुख्य सड़क पर खाने की एक दुकान पर पहुंच जाती है। बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं लोग। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जिंदगी भर आराम किया होगा, अब भुगतो। सुमन की आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए वो वहीं खड़ी रहती है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो उसे देखते हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं जुटा पाता। देखो भाई, वो तो सोहन की मां है। देखो बेचारी की कैसी हालत हो गई है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो सोहन हमसे नाराज हो जाएगा। वो बहुत गुस्से में रहता है। हमें कोई फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। सोहन और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसकी मां की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। अर्रे की सुमन की आंखों में शर्मिंदगी छलक आई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेटा, कुछ खाने के लिए मदद कर दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे ठीक ठाक तो लग रही हो माँ जी। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि कोई काम ना कर सको। भीख मांगने के बदले कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? सही कहा। यहाँ भगवान का नाम रटने से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ किसी मंदिर में जाकर बैठो, वहां कुछ ना कुछ भीख मिल ही जाएगी। तुम दोनों चुप रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर दूसरे का दुख नहीं समझ सकते तो कम से कम ताने तो मत मारो। ऐसा वक्त किसी के भी जीवन में आ सकता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। माँ जी, ये लो खाना खाओ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। उस व्यक्ति ने सुमन को गर्मा गर्म खाना दिया। बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी भूख मिटाई, बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी समझाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कई दिनों तक कमला खुले आसमान के नीचे बरसात सहती रही। भगवान ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूटकर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगी। मुझे फिर से खड़ा होना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत के दम पे फिर से सब कुछ प्राप्त करूंगी। इस तरह दूसरों के भरोसे कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन सुमन सोचते सोचते गांव के बाहर चली गई। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों के पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर सुमन के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोंपड़ी बना लूं तो बारिश और सर्दी से बच सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। उसने गांव में जाकर एक व्यक्ति से कुल्हाड़ी मांगी। बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काटकर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ जल्दी लौटा दूंगी। मैं अपनी कुल्हाड़ी किसी को नहीं देता और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर भला तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी कैसे दे दूं? जाओ अपना काम कर। बेटा, मुझे इस कुल्हाड़ी की बहुत ज़रूरत है। मैं वादा करती हूँ मैं इसे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। तुम्हारी दया से मैं अपना ठिकाना बना लूंगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना इसे जल्दी लौटाना। मुझे भी इसकी जरूरत है। सुमन ने कुल्हाड़ी ली और गांव के बाहर बांस के पेड़ों के पास पहुंची। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर उसने उन बांसों को एक विशेष तरीके से जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली।
झोपड़ी बनाने के बाद सुमन कुल्हाड़ी लौट आने के लिए गांव वाले के पास वापस जाती। बेटा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मेरा काम हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लो। मैंने नई कुल्हाड़ी खरीद ली है। भगवान तुम्हारी मदद करे। सुमन कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आती है और वहीं सो जाती है। अब कम से कम इस बारिश और धूप से तो बच सकूंगी। भगवान, बस थोड़ा सा सहारा और दे देना। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बांस की झोपड़ी के बीच से पानी अंदर टपकने लगता है। ठंड की वजह से सुमन कांपने लगती। ये कैसे हो गया? मैंने तो झोपड़ी को अच्छी तरह बनाया था, फिर भी झोपड़ी के अंदर पानी टपक रहा है। मुझे इन छेदों को बंद करना होगा, वरना इस झोपड़ी का भी कोई फायदा नहीं होगा। सुमन जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसने देखा कि केले के पेड़ों के नीचे एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। केले के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों के कारण पानी की बूंद जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे बंदरिया अपने आप को और अपने बच्चे को बारिश से बचा रही थी। ये बंदरिया कितनी समझदार है। उसने अपने और अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए केले के पेड़ों का इस्तेमाल किया है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी झोपड़ी के अंदर पानी टपकने से। सुमन ने केले के पेड़ों से उसके पत्ते काटकर इकट्ठे किए और अपनी झोपड़ी में सावधानी से चारों तरफ लगा दिए। ये मेरा छोटा सा घर मुझे एक नई जिंदगी देगा। अब बारिश हो या ठंडी हवा, मैं इन सब से अपने आप को बचा सकूंगी। अगले दिन गांव वाले जब ये देखने आए तो वो सब कमला का मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो, ये बुढ़िया पागल हो गई है। इसने बांस और केले के पत्तों से घर बनाया है। इस उम्र में लोग आराम करते हैं और ये पागल बुढ़िया झोपड़ी बनाने में लगी हुई है। तुम सब लोग चाहे जो भी कहो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है। मेरी मेहनत और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। लेकिन इस बार सुमन अपने बांस और केले के पत्तों से बने घर में सुरक्षित थी। लेकिन इस बारिश के कारण सोहन की हालत बहुत खराब थी। सोहन की खेत की फसल पककर कटने को तैयार थी। सोहन घर बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था कि बारिश रुके और वो अपने खेत की फसल काटे। लेकिन बारिश ने सोहन को इतना मौका नहीं दिया, जिसके कारण सोहन की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी फसल पककर तैयार खड़ी है। अगर यही हाल रहा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। भगवान पर भरोसा रखिए। तभी कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सोहन कंचन के साथ अपने खेत की तरफ फसल को देखने के लिए जाता है। खेत पर पहुंचकर सोहन अपनी फसल को देखकर हैरान रह जाता है। बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसे देखकर सोहन बहुत घबरा जाता है। कंचन, अब क्या होगा? इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर ये फसल बर्बाद होगी तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से अपने खेत को सींचेंगे। हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा अपने खेतों में फसल तैयार करेंगे। भगवान हमारा साथ जरूर दे। कंचन, तुम समझती क्यों नहीं? जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो सब लगा चुका हूं। अब नया बीज, नई खाद कहां से लाऊं? मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। आप एक काम कीजिए, गांव के सेठ जी से कुछ पैसा उधार ले लीजिए। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब हम अपनी फसल बेचकर उनका सारा कर्जा उतार देंगे। एक बार फसल उगाए फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो कंचन। अब हमारे पास केवल यही रास्ता बचा है। मैं सेठ जी के पास जाकर देखता हूं। अगर उन्होंने कुछ धन उधार दे दिया तो मैं दोबारा से मेहनत करके अपने खेत में नई फसल तैयार करूंगा। सोहन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सोहन डर के बावजूद
गांव के सेठ से उधार लेने का फैसला करता है। भारी मन और डरते हुए वो गांव के सेठ जी के पास पहुंच जाता है। अरे सोहन, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद? अरे बोलो बोलो, कैसी मदद चाहिए? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मेरी पूरी फसल इस बारिश में बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे अपने खेत में फिर से फसल बोनी है, लेकिन मेरे पास बीज और खाद के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं फसल तैयार होते ही आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। कर्ज तो मैं दे दूंगा सोहन, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कर्ज सही समय पर चुकाना होगा। अगर समय पर कर्ज नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन, घर, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सोहन के पास कोई और चारा नहीं था। वो सेठ जी से कर्ज लेकर वापस चला जाता। वो अपने खेत में दोबारा से मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके खेत में दोबारा फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही फसल पककर कटने को तैयार थी, तुरंत आसमान में बादल घिराते हैं और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसके कारण सोहन की फसल फिर से खराब हो जाती है। ये देखकर सोहन बहुत घबरा जाता है। ये तो बहुत बुरा हो गया। मेरी सारी फसल फिर से बारिश के कारण खराब हो गई है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये सारा कर्ज कहाँ से चुकाऊं? ये कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा। कंचन, ये क्या हो गया? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? ये कर्ज तो हमारी सारी मेहनत और दौलत को यूं ही खा जाएगा। अब क्या होगा? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद सेठ का दबाव बढ़ने लगता है। वो सोहन के दरवाजे पर आ धमका। सोहन, तुमने जिस तरह से उधार लिया था, अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारा सारा समय खत्म हो चुका है। अब या तो मुझे मेरा सारा धन वापस करो, वरना मैं तुम्हारी संपत्ति को बेचकर अपना धन वसूल लूंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। बारिश की वजह से मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई है। मुझे थोड़े से समय की और जरूरत है। मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा सोहन। अब तुम्हें अपनी सारी संपत्ति को बेचकर मेरा सारा कर्ज चुकाना होगा। पर सेठ जी, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं? सोहन, तुम्हारी हालत के बारे में पूरा गांव जानता है। अब तुमसे मुझे ये घर खाली करवाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कल तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सोहन और कंचन एक दूसरे की तरफ बेबस नजरों से देखते हैं। ये सब मेरे कर्मों का फल है। अगर मैंने माँ जी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं की होती और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता, तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कंचन। माँ को घर से निकालकर मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। अब उनके पास जाकर उनसे माफी मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो हमने उनके साथ बहुत गलत किया है। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है कंचन। मैं जानता हूं वो हमें जरूर माफ कर देंगी। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सोहन और कंचन माँ को ढूंढने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। दोनों भूखे प्यास से अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं। तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? महाराज जी, हम बुरी तरह से परेशान हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है और हम सड़क पे आ गए हैं। हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम नहीं जानते कि अब क्या करें। अब तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और अपनी माँ से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद महाराज, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। अब मैं अपनी माँ को ढूंढकर उनसे माफी मांगूंगा। अब हम चलते हैं महाराज।
साधु के आशीर्वाद के साथ सोहन और कंचन अपनी माँ को ढूंढते हुए गांव के किनारे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी माँ बांस की झोपड़ी में बैठी हुई थी। माँ, हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी तब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या लेने आए हो? माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम आपकी छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक मौका दो माँ, मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी ये माफी अब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना सीखो। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों इतने परेशान हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे यहाँ ढूंढने आ गए? सुमन ने सोहन से उसकी कहानी पूछी। सोहन की आंखें भर आईं। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भगवान हर किसी इंसान को दूसरा मौका जरूर देता है। अपनी मेहनत और सच्ची सोच से काम करो तो ये मेहनत तुम्हारा जीवन बदल सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और मेहनत से काम करें तो जीवन की हर परेशानी हल हो सकती है। कमला का घर देखकर कुछ गांव वाले मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम सोचती हो कि ये बस केले के पत्तों से बना घर इतनी भारी बारिश में टिक पाएगा? हंसी का कारण बन रही हो तुमने भी क्या मजाक किया है? माँ जी, ये घर इस बारिश में कोई काम नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि कोई पक्का मकान बना लो और उसी में रहो। यह घर कितने दिन टिकेगा? तुम लोग चाहे जो समझो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। कितनी भी भयंकर बारिश हो, ये घर मुझे हर बारिश से बचाएगा। ये कहो ना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पक्का घर बनाने के लिए पैसा लगता है। पैसा। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक गांव वाला जो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था, कमला के घर के पास से गुजरता है। वो बारिश में भीगने के कारण ठंड से कांप रहा था। बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारा शरीर तो ठंड से कांप रहा है। तुम पूरी तरह भीग गए हो। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तब वापस चले जाना। अरे माँ जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही और अंदर गर्माहट भी बनी हुई है। ये कैसे संभव है? बचपन से ही सुना था कि बांस से बना हुआ मकान बहुत मजबूत रहता है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ केले के पत्तों से ये पूरा घर ढक दिया, जिससे बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आती और मेरा घर बारिश से बचा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वो गांव वाला अपने घर की ओर चल देता है। तभी अचानक फिर से भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। गांव में बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है। सभी के घर बाढ़ में डूबने लगते हैं। अब हम सब क्या करें? इस बाढ़ ने तो हमारे घरों का इतना नुकसान कर दिया है। अब हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएं? क्या इस बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ऐसी बाढ़ में हमारे बीवी बच्चों का क्या हो? मुझे तो लगता है इस बारिश से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। देखो भैया, हमें सबको सुमन काकी के घर चलना चाहिए। मैं वहां होकर आया था। उनका घर सचमुच बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि इस बाढ़ का उनके घर पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो इस बाढ़ में डूबकर हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें तुरंत उनके घर चलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। उनका घर कुछ अलग ही है। उनके घर में कुछ तो खास बात जरूर होगी। सुमन काकी हमेशा कहती थी कि उनका घर बहुत मजबूत है और इस बारिश का उस पर कोई असर नहीं होगा। लगता है उन्होंने सही कहा था। हमें उनके घर ही जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम सब इस बारिश में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। काकी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। इस बारिश में हमारे घर डूब गए हैं। केवल आपका ही घर है जो अभी तक इस बारिश में बचा हुआ है।
कृपया हमारी मदद करो। हाँ काकी, हमारी मदद करो। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस बार में डूबकर मर जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम सब जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। गांव वाले धीरे धीरे सुमन के घर में इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी लोग सुमन का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे घर में सचमुच कोई जादू है माँ जी। यहाँ तो बारिश की एक बूंद का नामो निशान तक नहीं है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। देखो, हम सब जो सोच रहे थे वही हुआ। हमें इस घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सभी बहुत डर रहे थे, लेकिन इस घर में आकर जैसे हमें एक नया जीवन मिल गया हो। कुछ दिन बारिश बाद बंद हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी के साथ। सोहन और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। सोहन हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त मोहन इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, सोहन और मोहन गांव के चौपाल पर खड़े थे। तभी मोहन ने सोहन से कहा, अरे यार सोहन, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना तुमको? अरे भाई मोहन, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी है कि कर भला तो हो भला? अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। ओहो, अच्छा, वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती हैं। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है। मोहन की बात सुनकर सोहन कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि मोहन भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। सोहन के जाने के बाद मोहन गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढंडोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरी एक भी नहीं सुनता है। अब मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये सब सोचकर मोहन कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। मोहन को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी राधा मोहन से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, ये जो कुछ भी है ना, सब अपने दोस्त सोहन की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राधा, तुम तो जानती हो कि सोहन की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं, मुझे जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कैसा हो जाता कि सोहन की उपजाऊ जमीन उससे छीन जाती तो उसके दिखावे की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो यह बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र सोहन को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राधा। सोहन के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर राधा मोहन के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। राधा की बात सुनकर मोहन मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह मेरी राधा रानी, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन मोहन जमींदार के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी, कैसे हैं आप? वैसे तो जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर।
जैसे कि मेरा मित्र सोहन की जमीन। भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि वह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे मोहन, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। परंतु वो सोहन तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे सोहन का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप सोहन की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी सोहन की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूं, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। सुनो जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को सोहन के घर पर भेज दीजिए, जिसे वो ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वह बूढ़ा सोहन से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वह इतना धन मांगेगा कि सोहन के बस के बाहर की बात होगी। अब मगर जैसा कि मैं सोहन का स्वभाव जानता हूं, वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, और मैं सोहन को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार सोहन ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना। और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए मोहन, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले ले, फिर वह कभी उसे उतार नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं अभी सोहन के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हां, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे सोहन जानता ना हो। ठीक है मोहन, इसकी चिंता तुम मत करो। कुछ ही देर में मोहन भी सोहन के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति सोहन के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे वे सब के सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहाँ? हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। क्या करूं मैं? बाप रे! ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? अरे तो चिंता क्यों करते हो सोहन भाई? जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहन भाई। चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सोहन मोहन के साथ जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार को सारी बात बता देता है। जमींदार मुस्कुराते हुए सोहन से बोला, देखो सोहन, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है, अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा नाप तौल के। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। जिसके बाद जमींदार ने सोहन को मुद्राएं पकड़ा दी। सोहन ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। अरे वाह, उस मोहन ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई। हमारा तो दिल खुश हो गया। नाप तौल के मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और सोहन मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद सोहन अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए
जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। ये लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं, लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सोहन? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। यह सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? वाह 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 वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? नाप तौल के मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं। देख सोहन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने सोहन को इतना ब्याज बताया कि सोहन को चक्कर आने लगा। बाप रे, इतना भारी ब्याज, ये तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेच कर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत, कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो सोहन, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अभी निकल जाओ यहां से। क्या? ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना, मैं इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन सोहन विजयनगर राज्य के राजा राणा विश्वजीत सिंह के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा को बताते हुए बोला। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोहन अपनी सारी बात राजा को बताता है। यह सब सुनकर राजा बोलता है, अच्छा, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र मोहन को भी महल में बुलाऊंगा, पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद मोहन और जमींदार राजा के सामने खड़े हुए थे। राजा विश्वजीत सिंह जमींदार से बोलते हैं, हाँ भाई जमींदार, सोहन ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर सोहन का खेत हड़प लिया। हड़प लिया? अरे रे रे, राम राम, यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे यह सोहन झूठ बोल रहा है महाराज। ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप मोहन से पूछ लीजिए ना। मोहन तो सोहन का मित्र है ना, वह तो सच बोलेगा। क्यों भैया मोहन, बताओ महाराज को कि सच क्या है। राजा जी ने मोहन से बोला, क्या यह सत्य है मोहन? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। सोहन ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। यह सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो मोहन भाई? हाँ, सही तो कह रहा हूं सोहन। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते, तुम ये बताओ। महाराज, सीधी बात यह है कि सोहन एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है ये महाराज। नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं, ना कि तुम। लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि सोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। सोहन मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है,
मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि सोहन अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से सोहन का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा सोहन को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। क्या रे, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज। बस ठीक है, आज से सोहन का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार जो खेत का टुकड़ा सोहन को दे रहा है वह सोहन का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ। सोहन मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं सुमन, नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है सुमन। अरे वह तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन सोहन जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी सोहन ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में 2 सैनिक छुप के बैठे हुए थे। सोहन दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई, चिंता ना करो, राजा का महामंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा विश्वजीत सिंह की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो। इतना बोलकर वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही सोहन अपने आप से बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। सोहन दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। वो दोनों महाराज को मारने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। यह सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? सोहन राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया। और वहां पर कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी सोहन को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। सोहन तुरंत फावड़ा से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में सोहन ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। सोहन ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। उस संदूक में सोने हीरे मोती जगमगा रहे थे। सोहन बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर सोहन उसकी पत्नी नहीं जानते थे कि उन दोनों की बातें बाहर मोहन भी सुन रहा था। मोहन ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बाप रे, अरे यह तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। मोहन तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर खेत सोहन को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है
जो पूरा का पूरा सोने और चांदी भरे हुआ है। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। तुम यह क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वह बक्सा सोहन से वापस ले लूंगा। अरे वह तो मेरा हुआ भाई। जमींदार मोहन के साथ सोहन के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, ए सोहन, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। सीधी सी बात है। इसके बाद जमींदार और मोहन दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा से बोला, महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपने सोहन की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो सोहन को मिला है और वह अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है। कुछ ही देर में सोहन वहां पर आ जाता है और वह राजा विश्वजीत के सामने खड़ा था। जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वह बंजर जमीन मेरी है। तभी वहां पर राजकुमार वीर का आगमन होता है, जो मोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, कल राज्य के जो गुप्तचर पकड़े गए हैं, उनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वह तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया। पिताजी, यह सुनकर राजा आश्चर्य से सोहन से बोला, सोहन, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। आज इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। और हाँ, सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन तुम्हारे धर से अलग करवा दूंगा मैं। दोनों जमींदार और मोहन बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा गुस्से से अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें यहाँ से। दोस्तों, वो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल टूनपुर को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियां देख पाओ। धन्यवाद।